माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार श्री झाबर सिंह जी खर्रा को उद्बोधन हेतु निवेदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत श्रीमान। आज के इस जल संचयन संगोष्ठी जो स्वर्गीय माननीय सांवलाल जी जाट साहब की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित की जा रही है, हमारे मध्य राजस्थान के श्रद्धेय राज्यपाल महोदय आदरणीय बागड़े साहब, माननीय आचार्य सोमेंद्र जी, आयोजक माननीय प्रकाश शर्मा जी, उपस्थित प्रोफेसर जाट साहब के सभी परिजन और उनके समर्थक, उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, युवा साथीगण, राष्ट्र के भावी भविष्य नौनिहाल प्यारे विद्यार्थी बालक बालिकाएं और सम्मान्य मातृशक्ति, सबका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन। जल संचयन एक ऐसा वृद्ध विषय है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है। और अगर हम मानव सभ्यता के पुरातन इतिहास काल पर नज़र डालें तो जितनी भी मानव सभ्यताएं विकसित हुई वो कहीं न कहीं नदियों के किनारे ही मानव सभ्यताएं विकसित हुई थी। कालखंड का दौर कोई आया होगा, कभी जहाँ नदियाँ बहती थी वहाँ आज विशाल मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गए, और जहाँ वीरान जंगल थे वहाँ नदियाँ बहने लग गई। ये समय चक्र की बात है। लेकिन अगर हम जल के महत्व के बारे में, जल के प्रबंधन के बारे में, जल के संरक्षण के बारे में बात करें तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हमसे ज़्यादा हमारे बुजुर्ग इस मामले में ज़्यादा जागरूक थे और उन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए जल को देवता के रूप में परिभाषित किया, वृक्ष को देवता के रूप में परिभाषित किया, धरती को माता के रूप में परिभाषित किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था प्रकृति का जिसे किसी न किसी आस्था के नाम के साथ जोड़कर उसके प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों और स्नेह का भाव हमारे बुजुर्गों ने प्रकट नहीं किया। और अगर हम भारतवर्ष में जल संरक्षण, जल संसाधन की उचित व्यवस्था की बात करना शुरू करें तो आज से लगभग 1800-1900 साल पहले दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य था, उस चोल साम्राज्य ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। और सबसे सुखद बात यह है कि उनके उस कालखंड में बनाए गए जल संसाधन के बांध आज भी सही रूप में कार्यरत हैं। चोल साम्राज्य का कालखंड एक लगभग आप ये मानकर चलेंगे 800-900 साल का रहा। और उन्होंने अपने साम्राज्य में जितने भी मंदिर थे, हर मंदिर के पास एक विशाल तालाब का निर्माण आवश्यक कर रखा था। और गाँव में भी जो गांव जल संरक्षण के लिए अपने गांव में तालाब का निर्माण करता था, उस गांव को करों में विशेष छूट और रियायत भी चोल साम्राज्य द्वारा प्रदान की जाती थी। बीच का एक कालखंड आया, उस कालखंड में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, धीरे धीरे हम जल संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं रह पाए। लेकिन राजस्थान की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे यहाँ सबसे दुर्भिक्ष काल, जिसे हम छपन्या काल के नाम से जानते हैं,
उस कालखंड में बीकानेर रियासत ने इस बारे पर विचार किया और पहली बार बीकानेर के लिए गंग नहर के निर्माण की परिकल्पना करके उसे साकार रूप दिया। और बाद में आज़ादी के बाद शुरुआत में राजस्थानी नहर के रूप में उस परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया। और अभी पिछले 31 महीने के कालखंड में राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन और जल के सदुपयोग को लेकर और जितने भी जल समझौते लंबित थे उनके क्रियान्वयन को लेकर काफ़ी गंभीरता से काम किया है। चाहे वो राम जल सेतु का मामला हो, चाहे हमारा यमुना जल के समझौते का मामला हो, और चाहे हमारे नर्मदा के अतिरिक्त जल का हमारे माही बांध के गुजरात के हिस्से को राजस्थान के हित में काम लेने का मामला हो, और बाकी नदियों का भी जो पानी अतिरिक्त रूप से बहकर समुद्र में जा रहा था उसे रोककर राजस्थान की धरा पर लाने का मामला हो। राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से काम किया। वैसे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पहली बार गांव ढाणी, खेत किसान और जल प्रबंधन को लेकर बहुत अच्छी कोशिशें शुरू की थी। उनका सपना था कि देश का कुछ हिस्सा ऐसा है जो हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ से प्रभावित होता है, और बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो हर 2-5 साल बाद सूखे से प्रभावित होता है। और इसके लिए उन्होंने देश की नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया था। लेकिन इस राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा कि 2004 के चुनाव में उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला, और उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने उससे परियोजना को बस्ते में बंद कर दिया। उसके अलावा उन्होंने गांव ढाणी के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर देश के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाएं भी शुरुआत की। और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस दिशा में काफ़ी काम करने का प्रयास किया है। और ये कटु सत्य है कि भारत के पास जितना जल संसाधन उपलब्ध है, अगर उस जल संसाधन का आज़ादी के तुरंत बाद समुचित रूप से उपयोग करने की कार्य योजनाएं तैयार होती तो आज भारत की एक एक इंच ज़मीन सोना उगलती हुई दिखाई देती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि इस दिशा में आज़ादी के तुरंत बाद जिस तेज़ी से काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। आज़ादी से पहले ज़रूर जब सामीन सरकारें 1946 के चुनाव के बाद बनी, उसमें जब हमारा संयुक्त पंजाब था और संयुक्त पंजाब में एक यूनियनिस्ट पार्टी के नेता चौधरी छोटू राम जी, जो 1930 के कालखंड से ही हमारी देश की 5 नदियों के जल का सदुपयोग देश में खेती के लिए करने की कार्य योजना तैयार करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश क्राउन का साम्राज्य था। और उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध की परिकल्पना की और संयुक्त पंजाब के वित्त मंत्री के रूप में उनके अंतिम फाइल जिस पर उनके हस्ताक्षर थे वो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की स्वीकृति पर थे। आज़ादी के बाद क्योंकि भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांध हैं, नांगल बांध पहले बन चुका था, भाखड़ा आज़ादी के बाद बना। और 1960 आते आते हमारी उन नदियों के जल को लेकर
विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, जिस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और पाकिस्तान के तत्कालीन मार्शल लॉ ने हस्ताक्षर किए, उसमें भारत के हिस्से में जो लगभग 18.75% पानी आया था और पाकिस्तान के हिस्से में 21.25% पानी आया था। हमारे भाखड़ा और नांगल दोनों बांधों की क्षमता भारत के हिस्से में आए हुए पानी को सहेजने की नहीं थी और उसके लिए एक योजना बनी थी सतलुज यमुना लिंक नहर के नाम से, जिसे हम SYL के नाम से जानते हैं। और 1966 तक जब संयुक्त पंजाब प्रांत रहा, केवल 6 साल में SYL नहर का कच्चे काम का काम पूरा हुआ और उसके बाद संयुक्त पंजाब के विभाजन के बाद जब हिमाचल, पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो परियोजना आज तक आगे नहीं बढ़ पाई और भारत के हिस्से का बहुत बड़ा जल का हिस्सा अतिरिक्त रूप से बहकर आज भी पाकिस्तान, अभी पहलगाम हमले के पहले तक जा रहा था। पहलगाम हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित किया है और प्रयास ये कर रहे हैं कि अब उन नदियों का अधिक से अधिक जल का उपयोग भारत के कृषि क्षेत्र के लिए हो। अगर उस समझौते के अंतर्गत उस समय भारत सरकार ने जो 62 मिलियन यूरो पाकिस्तान को समझौते के तहत दिए थे कि वो उस अतिरिक्त जल के प्रबंधन के लिए नहर और बांध बनाने का काम करने के लिए उस धनराशि का उपयोग करे, विश्व बैंक ने भी उसे कुछ सहायता दी थी। अगर वो राशि हम हमारे यहाँ के जल संसाधन में करते तो आज भारत की स्थितियाँ बहुत कुछ दूसरी होती और भारत का हर नागरिक, हर किसान खुशहाल होता, क्योंकि भारत की ज़मीन का में अगर जल संसाधन सही तरीके से हो तो वो फसल के रूप में सोना उगलती है। अभी भी समय है। मैं हमारी युवा पीढ़ी से, विशेष रूप से युवाओं से 2-3 निवेदन करना चाहूँगा। हम जब बचपन में खेल खेल में कभी 2 लोटा पानी का बर्बाद कर देते थे तो हमारे बुजुर्ग हमको चांटा मार कर ये कहते थे कि बेवकूफ़ क्या कर रहा है, ऊपर जाकर भगवान को क्या जवाब देगा कि तूने जल देवता को कितना बर्बाद किया है। तो हमें वापस हमारे बुजुर्गों के उस कालखंड में वापस लौटना होगा। जल को हमें देवता के रूप में मानना होगा और जैसा रहीमन जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, उस बात को आत्मसात करते हुए जल के महत्व को समझना है, वृक्ष देवता के महत्व को समझना है, धरती माता के स्वास्थ्य के महत्व को समझना है, आकाश देवता के महत्व को समझना है। और जिस दिन हम ये समझना शुरू कर देंगे, प्रकृति के साथ अब तक हमने जितना खिलवाड़ किया था उस खिलवाड़ की क्षतिपूर्ति हम वृक्षारोपण के माध्यम से, जल संचयन के माध्यम से करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत दोबारा से सोने की चिड़िया और पूर्ण रूप से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं आज के अवसर पर प्रोफेसर सांवराल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी से ये अनुरोध करूँगा कि कृपया जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में जितना कुछ हमसे बन पड़े करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य बने ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद भविष्य देकर जाने में सफल हो सकें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।